सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज हम जो कल 19 तारीख से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हुई थी, उस विषय में हम इससे पहले वीडियो सॉल्यूशन की श्रृंखला में बायो की शुरुआत अभी कर रहे हैं। और इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय पर चर्चा कर ली थी। दोनों ही सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे, एक तरह से डेमो वीडियो के रूप में, और ये भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आगामी सभी वीडियोज़ आपको एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर रखा है उनको इसका लाभ मिलेगा, और जो भी अभ्यर्थी अब तक नहीं जुड़े हैं उनको आने वाले 2-3 दिन के अंदर एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए ये ऐड किया गया ताकि आप पहले 3 जो सॉल्यूशन रहेंगे पहले टेस्ट के, वो आपको यूट्यूब पर मिलने वाले। ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑल राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जयपुर, सीकर और सूरतगढ़ और जोधपुर में संचालित है। ऑनलाइन मोड पर पूरे राजस्थान में चल रही है। ऑफलाइन मोड पर हमारे 4 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जिसकी सूचना आपको दे दी गई है। ये टेस्ट सीरीज की शुरुआत हमारी 19 जनवरी से हुई है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये संचालित है। ग्रेड सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों सेकंड पेपर के रूप में हम साइंस पर, जिसमें पूरा शेड्यूल आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर के नाम से, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से, दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको विस्तृत शेड्यूल मिलेगा। इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका फ्री कंटेंट के अंदर पूरा शेड्यूल है जो मिलेगा। किस प्रकार का ये शेड्यूल है उसके आधार पर ये टेस्ट चलेंगे। आप ये आपका एप्लीकेशन है और ये टेलीग्राम चैनल है। इस प्रकार से इसमें कुल 19 टेस्ट होने हैं। हर 7 दिन से आपका टेस्ट रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन उसका मिलेगा, और उसका आपको फिर भी डाउट है तो आप उस विषय में पूछ सकते हैं। टोटल आपको 2850 प्रश्न विश्लेषणात्मक हल सहित सिलेबस का 3 बार रिवीजन और विद वीडियो सॉल्यूशन ये टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली। इसके बाद हम बात करें ये ऑफलाइन केंद्र पर, जैसे सूरतगढ़ में, सीकर के अंदर, ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज सूरतगढ़ में चल रही है वह पूरी टेस्ट सीरीज आपको सूरतगढ़ के साथ साथ सीकर, जयपुर और इसके साथ साथ आपको चार सेंटर पर ये मिल रही है। सीकर है, जयपुर है और जोधपुर है और सूरतगढ़। तो यहाँ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल अभी बताया था साइंस विद टॉपर सर में जाकर इस प्रकार का आपको थंबनेल और एक पीपीटी जो मिलेगी उस पर आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से जयपुर के अंदर सीकर के अंदर आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। जयपुर के अंदर अब भास्कर क्लासेज है, वहाँ ये टेस्ट सीरीज संचालित है, और सूरतगढ़ में खुद संस्था के अंदर संचालित है, और जोधपुर के अंदर इसका पूरा एड्रेस आपको दे रखा है। तो अब हम आज का जो बायो का वीडियो सॉल्यूशन है उस पर शुरुआत कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए, आपने उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया। आने वाली परीक्षा में इस यूनिट से जो सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है वहाँ से आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न, अब सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी से आज तक की बात करें तो यहाँ से लगभग 2 प्रश्न आपके संभावित रहते हैं। एक आपका प्रश्न रहता है सेल साइकिल से, एक प्रश्न आपका रहता है या तो कोशिकांग से, और या आपका जैवणु जो यूनिट है बायोमोलिक्यूल वहां से। लगभग 2 और कई बार परीक्षा के अंदर 3 प्रश्न भी यहाँ से पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से सेल साइकिल से 101% एक प्रश्न आपका रहेगा, एक आपका जैवणु या फिर आपका जो हम बात करें सेल ऑर्गन्स है वहां से पूछा जाता है। इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी के अंदर हम जब बीएससी वाला पार्ट देखते हैं तो वहाँ सेल साइकिल के साथ साथ आपको सेंट्रल डोगमा थ्योरी दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी से ही एक सवाल संभावित रहता है। तो यहाँ से मुख्य रूप से 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो हमने चर्चा यहाँ। ये पहला सवाल हमारा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था के दौरान हमारे डीएनए व स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका चक्र की किस अवस्था के दौरान डीएनए व स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो हम देखते हैं कि जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की जब हम बात करें तो यहाँ इसकी जो उप अवस्थाएं हैं G1, G2, S, M, जाइगोटीन। अब सेल जो समसूत्री विभाजन इसकी 3 अवस्थाओं में से जो S स्टेज है, S अवस्था है, यहाँ हमें क्या मिलता है, केंद्रीय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कौन से डीएनए का? केंद्रीय डीएनए। सभी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो आपकी सभी को जो स्टेज है उसके अंदर होगा, मतलब जिसको हम बोलेंगे कोशिकीय डीएनए।
साइटोप्लाज्मिक बोल दो, कोशिकीय डीएनए बोल दो, ये आपका सभी प्रकार की अवस्थाओं में रेप्लिकेटेड होगा। और लेकिन जबकि एस अवस्था के अंदर केवल और केवल केंद्रीय जो डीएनए है इसका आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका एक तो एस अवस्था। अब हम बात करें जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, ये आपको बताया सूत्री विभाजन फर्स्ट की उप अवस्थाएं हैं। कुछ मात्रा में लगभग 0.3% डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमारा कहां होता है, जाइगोटीन अवस्था में भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर और 4 नंबर। बिल्कुल सही आंसर है 3 और 4। आगे प्रश्न नंबर 2, कोशिका विभाजन के संबंध में गलत कथन का। अब की बार मैंने कूट वाले प्रश्न थोड़े संख्या में ज्यादा आपको दिए हैं, थोड़ा सा पेपर को लेवल का, हालांकि एवरेज पेपर है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको बढ़ाया है ताकि आप इस प्रकार के प्रश्न करें। हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न अपने को बदलें इसको, तो अच्छे प्रश्न आपको मिले। तो इसमें हम देखें कोशिका विभाजन के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना था। इसमें है मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड के मध्य की योजक कड़ी या संयोजन कड़ी बोल दो, इंटरकाइनेसिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे है सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज सेकंड में होता है, बिल्कुल सेंट्रोमियर का विभाजन आपका एनाफेज फर्स्ट में न होकर एनाफेज सेकंड के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है, जबकि एनाफेज सेकंड के अंदर क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड का बना होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम होता है जो 2 क्रोमेटिड का बना होता है। कोल्चिसिन समसूत्री विष है, बिल्कुल सही है, जो कि कोशिका विभाजन को मेटाफेज अवस्था में रोकता है। ये आपको प्रश्न मैंने चेंज किया था पीपीटी में, शायद ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका सही उत्तर मेटाफेज उस पेपर में आपको यहां दिया गया है। मेटाफेज की तुलना में क्या दिया गया है, ये दिया गया है एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड। ये लाइन तो आपकी सही है, मेटाफेज में तो होता है, पेपर में आपको दिया हुआ था एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में नया होकर ये किस में होता है, मेटाफेज में होता है, इसलिए आपका ये सही उत्तर गलत होगा। कौन सा, डी नंबर। कोल्चिसिन समसूत्री विष है जो कोशिका विभाजन को मेटाफेज में रोकता है, लेकिन मेटाफेज की जगह पेपर में हमारे पास क्या था, एनाफेज था, इसलिए ये गलत हो गया। यदि हमारे पास होता मेटाफेज तो ये बात बिल्कुल सही होती। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हमारा इसके अंतर्गत बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 108, अर्धसूत्री विभाजन कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब हमें पता है कि सेंट्रोमियर का जो विभाजन है वो होता है एनाफेज सेकंड में, जबकि गुणसूत्रों की जो संख्या आधी होती है वो होती है हमारी एनाफेज फर्स्ट के अंदर। गुणसूत्र संख्या में कितने रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं, जबकि सेंट्रोमियर का जो विभाजन होता है वो हमारा होता है एनाफेज सेकंड के अंतर। तो प्रश्न नंबर 108 का 1 नंबर सही। अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सीमांतीकरण या टर्मिनाइलाइजेशन पूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया। टर्मिनाइलाइजेशन की जो घटना है वो 2 अवस्थाओं में होती है। अर्धसूत्री विभाजन की जब हम बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, प्रथम और सेकंड। जब हम प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो वहां इसकी उप अवस्थाएं आपकी होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 उप अवस्थाएं होती हैं। और पांचों में से कई बार प्रश्न इसका क्रम से संबंधित भी आपका पूछा गया है, तो यहां से प्रश्न आपका आ सकता है कि किस प्रकार से इनका क्रम। इससे पहले के टेस्ट सीरीज में हमने ये क्रम दिया था, अब की बार इसको थोड़ा सा चेंज और सिंपल प्रश्न आपको दिया है, क्रम ने पूछ के पूछा है टर्मिनाइलाइजेशन की जो घटना है ये किस अवस्था में होती है। तो ये आपकी पूर्ण पूछा है, तो पूर्ण आपकी किसमें होगी, डाइकाइनेसिस में। और यदि शुरुआत करें तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेटाइन, डिप्लोटीन के अंदर इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। डिप्लोटीन में तो होती है इसकी शुरुआत, और अंत किसमें होता है, अंत का मतलब है ये समाप्त हो जाती है डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं, प्रश्न आपको साफ दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम के संबंध में निम्न कथनों पर, न्यूक्लियोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गन्स हम इसको मान सकते हैं कि किस प्रकार के संबंध न्यूक्लियोसोम क्या बनाते हैं, किस प्रकार से बने होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम एक डीएनए व स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएनए, स्टोन, नॉन स्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर कुछ मात्रा में पाई जाती है, सही कथन है। 4 प्रकार की स्टोन प्रोटीन इसके अंतर्गत पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है, H2A, H2B, H3 और H4 प्रकार की स्टोन, बिल्कुल सही कथन है। चौथा है 2 न्यूक्लियोसोम के बीच पाए जाने वाले डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, सभी उत्तर इसके क्या है, सही है। इसका मतलब इसका उत्तर नंबर 2 आपका सही होगा, 1, 2, 3, 4। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आई आकृति के गुणसूत्र कहलाते हैं।
अब देखो गुणसूत्र का गुणसूत्र का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग आधार पर किया है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, इसका जो आधार है वो है सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर हम गुणसूत्रों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपका टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। यहां से कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हुए हैं। मैंने बायोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर भी इस प्रकार के प्रश्नों का जिक्र किया हुआ है। पुराने पेपरों के अंदर काफी बार घुमा फिरा कर प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब मैं बात करूं तो कैसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, हम देखें यहाँ। तो अब आपका पहला आई आकृति का देख लेते हैं, ये आपका आई आकृति का है। इसके बाद हम देखें टीलोसेंट्रिक के बाद आपका आएगा एक्रोसेंट्रिक। अब एक्रोसेंट्रिक को हम देखें तो जे आकृति का बनेगा। मेटा मतलब बीच में मध्य वी आकृति का बनेगा। और मैं बात करूं एस की आपका सब मेटासेंट्रिक की दिए आपका होगा एल आकृति का। अब देखो यहां सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर, किनारे पर बाहर की तरफ होगा, उसको क्या बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। एक्रो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और यहाँ सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। और सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सब मेटा पर स्थित होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा अलग, तो इसको क्या बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो ये 4 प्रकार के आपके गुणसूत्रों के जो प्रकार है वो दिए गए, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटा, सब मेटासेंट्रिक। किसके आधार पर, आकृति के आधार पर वर्गीकरण ये किया गया है। मुख्य आकृति का आधार नहीं, आधार यहाँ है सेंट्रोमियर का, मतलब सेंट्रोमियर गुणसूत्र में कहां पाया जा रहा है। यदि बीच में है तो उसको मेटा, बीच में नहीं होकर थोड़ा सा साइड में सब मेटा, किनारे पे है तो आई इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका टीलोसेंट्रिक। क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये मैंने व्याख्या दे रखी है कि स्थिति के आधार पर सेंट्रोमियर का जो विभाजन है किस प्रकार से किया गया। जब सेंट्रोमियर अंत में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंत का मतलब किनारे के ऊपर सबसे ऊपर टिप में होता है, टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का क्या होगा, सब टर्मिनल होगा। और मेटासेंट्रिक आपका कहाँ होगा, क्रोमोसोम जब क्या होता है मध्य में होता है। और सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य बिंदु के निकट होता है। अगला प्रश्न 112, निम्न में से कौन सा आरएनए 80S प्रकार के राइबोसोम का भाग नहीं है। अब सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो यहां से ज्यादातर जो प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, यहां से बहुत से कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए। अब की बार लवक से भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है एग्जामिनर गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के ऊपर फोकस रखता है। राइबोसोम से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने 2 प्रकार के प्रश्न आपको दे रखे हैं। अब मैं बात करूं, ये पूछ रहा है, अब मुख्य रूप से हम बात करें तो जो राइबोसोम है वो आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है 80S प्रकार का, दूसरा होता है कौन सा 70S प्रकार। 80S प्रकार की बात करें तो ये होता है 60 और 40। 70S प्रकार की बात करें तो ये होता है 50 और 30। इसका आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब 60 की हम बात करें तो 28 और इसको नीचे ले आओ 18, 23 और इसको नीचे ले आओ 16। ये आपका आ जाएगा 5.8 और 5, यहां आ जाएगा आपका 5। ये अब ये कितने प्रकार के बन गए। अब इसका सभी विभाजन जब अपने करते हैं तो इस प्रकार से ये निकलते हैं कि 60 का 28 और 5, 8 और 5 आ जाएगा। नीचे हम जब जाएंगे तो आएगा कौन सा 40, 40 के अंदर कौन सा आ जाएगा 18S, सब के अंदर S लगेगा, S S और S और ये। अब ये भी क्या है 5S प्रकार का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कुल मिलाकर ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा राइबोसोमल आरएनए 80 प्रकार का भाग नहीं। अब हम 80 वाले देखते हैं जी, 60 और 40 ये तो सिर्फ सब इकाइयां होगी। अब इसमें S प्रकार के जब देखें आरआरएनए देखें, आरआरएनए कौन कौन से हैं, 28 है, 5.8 है, 5 है और 18 है। तो हम इसमें देखेंगे तो आपका 23 इसका भाग नहीं है। 23 किसका भाग है, 23 आपका 70S प्रकार के राइबोसोम का भाग है। तो आप इस प्रकार से पूरा ये याद रखेंगे कि 80S में क्या आएंगे 60 और 40, 60 में क्या आएगा 28, 5.8 और 5, ये इसकी सब इकाई होगी। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 60 में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 3। टोटल कितने हो जाएंगे 80 में, 3 और 1 4, तो 4 इकाइयां किसमें पाई जाती है 80S प्रकार के राइबोसोम में। टोटल 4 प्रकार के राइबोसोम आपके पाए जाएंगे आरआरएनए प्रकार के। 70 में कितने पाए जाएंगे 2 और 3, तो 70 में कितने होंगे 3 आरआरएनए होंगे, जबकि 80 में ऑल ओवर कितने होंगे 28, 5.8, 5 और 18, 3 और 1 4। तो 80 में 4 प्रकार के, 70 में 3 प्रकार के। इस प्रकार से आप ये पूरी सारणी याद कर लेते हैं तो आपका राइबोसोम से कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या मैंने दे दी आगे। अब आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा
कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। जितने भी प्रकार, देखो मैंने दे रखा है कि 30s में 1 अणु है, 50s में 2 अणु है, यहाँ 1 अणु है, 3 अणु है, तो टोटल कितने अणु हो गए? 4 अणु हो गए। यहाँ टोटल कितने अणु हो गए? 3 अणु हो गए। तो आप इस व्याख्या को भी आराम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, असुमेलित का चयन करना है। अब ऐसा प्रश्न कई बार खोजकर्ता का ग्रेड फर्स्ट 2015 के अंदर पूछा गया था। एसीएफ की एक एग्जाम थी, वहां भी ऐसा प्रश्न पूछा गया। सेकंड ग्रेड में भी एक बार आया हुआ है, शायद लाइसोसोम पर। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 2013 या 15 के पेपर में, कि डी ड्यूवे ने की थी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा इसको बदल दिया कि आपको 3-4 कोशिकांगों के, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा प्रश्न बन सकता है कि आप सबको मुख्य रूप से जो 7-8 कोशिकांग है, इनके खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है। सभी खोजकर्ता नहीं, क्योंकि खोजकर्ता केवल और केवल अपनी बायोलॉजी के अंदर बात करें तो सेल बायोलॉजी के जो खोज करता है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न, अब जब खोजकर्ता बहुत से, सभी बायो के अंदर खोजकर्ता बहुत है, लेकिन हमें उनको याद नहीं रखना है। आप खोजकर्ता के रूप में एक तो मुख्य रूप से सेल बायोलॉजी के जो खोजकर्ता है उनको आपको नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आगे जब प्लांट टेक्सोनोमी पढ़ते हैं तो वहां उनके जनक हैं, उन जनकों का, जैसे ब्रायोफाइटा का जनक कौन है, आपका टेरिडोफाइटा का कौन, तो वो जनक भी आपको याद रखना। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ देखो असुमेलित का आपको चयन इसके अंतर्गत करना था। तो हम बात करें सबसे पहले स्पिरोसोम। स्पिरोसोम पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पैरनर या पर्नर ने इसकी खोज की थी। गलाइऑक्सीसोम जो वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, ये भी मुख्य रूप से वसीय पादपों में या वसीय बीजों में पाए जाते हैं। इसकी खोज बीवर्स ने की थी, बिल्कुल सही है। पर ऑक्सीसोम, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की घटना जो पादपों में पाई जाती है, उसके 3 प्रकार के कोशिकांग भाग लेते हैं। पर ऑक्सीसोम या आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, 3 प्रकार के कोशिकांग किसमें? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। पराऑक्सीसोम किसमें भाग लेता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर। खोज करता कौन है? डी ड्यूवे, बिल्कुल सही है। कई किताबों में यहां अलग चीज दे रखी है, लेकिन डी ड्यूवे ही आपको याद रखना है। तारककाय की खोज डुडार्जिन ने नहीं की थी, तो आप इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तारककाय। अगला प्रश्न, अब तारककाय की खोज किसने की थी? बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने थी। कौन था? बोवेरी, ये याद रखो, बिल्कुल सही है, 1 नंबर उत्तर। आगे बहुत आसान सा प्रश्न पूछा था, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है, लेकिन हमने ऑप्शन इस प्रकार से बना दिए कि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। भाई ऐसा, अब सिंपल प्रश्न आपसे तो हमें सबको पता है कि पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, पूरी दुनिया को पता है। ऐसा प्रश्न एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन सेल्यूलोज के साथ क्या क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज के साथ लिग्निन पाई जाती है, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है, पैक्टिन पाई जाती है और सेल्यूलोज पाया जाता है। तो इसका उत्तर ये होगा, आप देखो ऊपर देखें, लिपिड कभी भी इसमें नहीं पाई जाएगी, तो लिपिड जहां जहां है वो हमारे ऑप्शन वैसे ही गलत हैं। तो दोनों में तो लिपिड आ गया। अब यहाँ देखो लिग्निन है, हेमिस, लेकिन ट्यूबुलिन आ गया, ट्यूबुलिन यहाँ नहीं पाई जाती, तर्कुतंतु से संबंधित है, और आपकी ये आगे माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें पाया जाता है। तो यह भी आपका ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन को देखते तो यहाँ लिग्निन है, हेमीसेल्यूलोज है, पैक्टिन है, सेल्यूलोज है, तो ये इसके ऑप्शन क्या होंगे? आपके बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है। अब ये प्रश्न भी चेंज है। कोशिका झिल्ली में, ये प्रश्न मैंने नहीं दिया हुआ पेपर के अंदर, हम देखें तो आपका कोशिका झिल्ली के अंदर मैंने दिया है किस प्रकार की लिपिड कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करती है। किस प्रकार की झिल्ली कोशिका को स्थायित्व प्रदान करती है, तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। पेपर यदि आपके पास है तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये पीपीटी के अंदर प्रश्न गलत दिया हुआ है। सही उत्तर, इसका सही जो प्रश्न था वो था कि कोशिका झिल्ली में लिपिड, ऐसी लिपिड जो झिल्ली को स्थायित्व प्रदान, हम इसको भी देखेंगे, दोनों को देखेंगे। आपके प्रश्न पूछा गया स्थायित्व का, तो स्थायित्व का यदि पूछे तो आप उसका उत्तर लिखोगे कोलेस्ट्रॉल। स्थायित्व का क्या दोगे आप? कोलेस्ट्रॉल दोगे। लेकिन यदि आपसे पूछ रहा हो सर्वाधिक, तो आपका क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि यहाँ कोशिका झिल्ली में जो झिल्ली को स्थायित्व प्रदान कौन सी लिपिड करती है, तो आप उसका उत्तर बताओगे कोलेस्ट्रॉल। और वो पूछे सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे? फॉस्फोलिपिड। दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से है। आपके पेपर में पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली में स्थायित्व प्रदान कौन करता है कोशिका झिल्ली को, तो वो आपके करते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, लवक के संबंध में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लवक के संबंध में कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एमाइलोप्लास्ट। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न अब की बार एग्जाम में आया भी था लवक से संबंधित। तो लवक आप सबको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट,
क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, कैलोरोप्लास्ट। और तीसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब इनको अलग अलग देखें। अब सबको पता है क्रोमो का मतलब, कलरों को छोड़कर जितने भी कलर हैं, लाल, काला, पीला, हरे को छोड़कर सारे वर्ण कौन संबंधित, किससे संबंधित है, कौन से लवक से संबंधित है? क्रोमोप्लास्ट से। जैसे मूली का व्हाइट रंग, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। लेकिन जब हरे रंग की बात करते हैं तो कौन सा कोशिकांग आता है? क्लोरोप्लास्ट। और जब हम बात करें तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये काम करता है संचय का, भोजन संग्रह का काम ये करता है। तो इसमें क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। अब भोजन संग्रह के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो जाएगा इलियोप्लास्ट, एक हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट, एक आपका हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो एमाइलो, एमाइलो से नाम आपको सबको पता है, एमाइलो, एमाइलोप्लास्ट बोल दो, इसको इलियो बोल दो, और एक को क्या बोल दो? ल्यूकोप्लास्ट बोल दो। अब देखो एमाइलो, अब यहां देखो आपके प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, स्टार्च का संचय, बिल्कुल सही बात है। इलियो, वसा का, बिल्कुल सही है। क्रोमो प्लास्ट, क्लोरोफिल युक्त वर्ण कभी नहीं होता, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये बात बिल्कुल यहां गलत है। एल्यूरोप्लास्ट जो तीसरा प्रकार है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन का संचय। तो एमाइलो, इलियो और आपका एल्यूरो, एल्यूरो का शब्द एल्यूरोन परत आपने पहले पढ़ी है कि प्रोटीन से संबंधित होती है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2-3 नंबर, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल युक्त नहीं होते। तो सही उत्तर होगा आपका 3। नीचे दिए गए कोशिकांगों के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना था। देखो कौन सा है? स्पीरोसोम केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लिपिड संश्लेषण व संचय से संबंधित होते हैं, पूरी दुनिया को पता है, बिल्कुल सही है। स्पीरोसोम केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और वसा के संश्लेषण और संचय से संबंधित होते हैं। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न अक्सर बनाता है, तो आपको ऐसे प्रश्नों पर विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैंने इस 45 प्रश्नों के अंदर शायद आपको 100 से ऊपर प्रश्न याद करवा दिए। जो इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। तो आपको यहाँ बायो में 45 प्रश्न न मिलकर कितने मिल रहे हैं? लगभग 80 से 85 प्रश्न आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखो, परऑक्सीसोम प्रकाश संश्लेषण के स्थल हैं, सबको बताया परऑक्सीसोम प्रकाश संश्लेषण के स्थल। प्रकाश संश्लेषण के इसके साथ और भी है, कौन से? क्लोरोप्लास्ट, और एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी किसके होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के स्थल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, ये बात बिल्कुल 101% सही है। चौथा है राइबोसोम के टुकड़े माइक्रोसोम कहलाते हैं, कभी नहीं कहलाते। ईआर के टुकड़े क्या कहलाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े क्या कहलाते हैं? आपके माइक्रोसोम कहलाते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, आपका उत्तर क्या होगा? इसका गलत होगा। राइबोसोम के टुकड़े माइक्रोसोम नहीं कहलाते, ईआर के टुकड़े आपके माइक्रोसोम कहलाते हैं। डेनवर व कोलोराडो ने मनुष्य के मानव गुणसूत्रों को 7 समूह में बांटा है। इस आधार पर अब देखो, अब ए बी सी डी ई इनको याद करने की जरूरत नहीं, उनका वर्गीकरण था जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसमें मेटासेंट्रिक है, किसमें सब सेंट्रिक है, उनको आप छोड़ दो। 7 समूह थे, 7 समूह में से हमारा जो मानव है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार ग्रेड फर्स्ट में ऐसा प्रश्न आया था, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अब मैंने दोनों दे दिए, वहां केवल एक्स का पूछा गया था, यहाँ वाई और एक्स मैंने आपको एक साथ दे दिए हैं कि डेनवर और कोलोराडो ने मनुष्य के मानव गुणसूत्रों को 7 समूह में बांटा था। इस समूह के आधार पर, क्योंकि एवरेज गुणसूत्र हमारे इंपोर्टेंट नहीं है, 2 मुख्य रूप से लिंग गुणसूत्र हैं, ये कौन से समूह में आ रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक्स गुणसूत्र और आपका जो वाई गुणसूत्र है वो एक्स आपका होगा सी के अंदर, एक्स किस में होगा? सी के अंदर, वाई किस में होगा? जी के अंदर। इसका मतलब सी कौन सा आता है? सी आता है पहले, इसलिए एक्स में हो जाएगा, जी बाद में आता है इसलिए किस में हो जाएगा? वाई में हो जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, तो आप ये देखो ए बी सी, सी पहले आता है तो एक्स कैसे आता है? पहले आता है। एक्स पहले आता है इसका मतलब सी भी पहले आता है, वाई बाद में आता है और इधर जी भी बाद में आता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं सी और जी। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही। राइबोसोम के संबंध में गलत कथन का चयन करना, ये प्रश्न पहले के टेस्ट सीरीज के अंदर 1.2.3 और मेगा में बार बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आप गलत करके आते हैं। कैसे? राइबोसोम के 50% आरएनए व 50% प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है कि राइबोसोम जो होता है दिखने में आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वहां एक के अंदर तो होती है 60-40 का आंकड़ा और एक में होता है 40-60 का आंकड़ा।
तो एवरेज आपकी क्या आ जाती है 50% आरएनए और 50% प्रोटीन। बिल्कुल सही है कि राइबोसोम में 50% तो आरएनए पाए जाएंगे और 50% क्या है प्रोटीन पाई जाती है। बिल्कुल बात सही है। पोलिसोम में अनेक राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम होते हैं पोलिसोम के अंदर, जो एक मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ कर क्या बनाते हैं, पोलिसोम नामक संरचना बनाते हैं। बात बिल्कुल सही है। राइबोसोम में 50% मैसेंजर आरएनए व 50% प्रोटीन पाई जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं 50%, न कि मैसेंजर आरएनए। तो आपका 3 नंबर कथन बिल्कुल यहाँ गलत हो गया। 3 नंबर आपका गलत हो गया। 4 नंबर कह रहा है 70 प्रकार के राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो उत्तर इसका हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर आपका कथन गलत है। अगला प्रश्न, ईआर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ईआर का अर्थ यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि 2 प्रकार की होती है। एक तो हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण और राइबोसोम के ऊपर जो पाई जाती है। दूसरी होती है स्मूथ, जिसे चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका कहते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन से संबंधित होती है। पहला है ईआर की खोज पोर्टर ने की थी 2015 या 16, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि ईआर के खोजकर्ता कौन है, पोर्टर थे। ईआर, अब देखो ईआर 2 प्रकार की है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, खुरदरी अंतःपृष्ठीय जालिका पर राइबोफोरिन फर्स्ट व राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका लिपिड व स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करती है। बिल्कुल सही है। ईआर केंद्रीय झिल्ली लाइसोसोम गोल्जी इकाई का निर्माण करती है। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों ही सही है। 1 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। निम्न में से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है, ये क्या सिस्टम है? ये आपके एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। यहां से प्रश्न आ सकता है, एक बार आ चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला था प्रश्न है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को देखकर। तो ऐसा प्रश्न एक बार फिर न पुनः आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है, एक ही भाग है, बाकी भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कोशिकांग हमारे अंदर ऐसे हैं जो आपस में कोरिलेशन है, जिनके आपस में कार्य मिलते जुलते हैं। कुछ कोशिकांगों के कार्य क्या हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो आपस में क्या बनाते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र बनाते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ईआर है, इनके आपस में मिलते, क्योंकि इनका निर्माण एक दूसरे से होता है और आपस में एक दूसरे से इनके अंदर संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो ये आपकी झिल्लिका तंत्र बनाते हैं, इसलिए ये इनमें शामिल है। जबकि 3 कोशिकांग, तो आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है, तो मैं कह रहा हूं गोल्जिकाई है। क्या है? गोल्जिकाई है। लेकिन आप यदि ऐसे कहें नहीं है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, हरित लवक, तीनों को छोड़ दो, बाकी सारे क्या है, अंतःझिल्लिका तंत्र है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, हरित लवक को छोड़कर पाए जाने वाले समस्त कोशिकांग अंतःझिल्ली तंत्र का भाग है। लेकिन यहां पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है, तो आप क्या बताओगे? गोल्जिकाए यहां बताओगे। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्जिकाए हो जाएगा। किसी भी प्रकार की डाउट वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं है कौन सा? गोल्जिकाए यहां भाग है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम जिंदगी में कभी भी अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग नहीं रहेंगे। रहेगा कौन? गोल्जिकाई रहेगा। रहेगा कौन? ईआर रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, ये सब होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे। जिसका उत्तर नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अब इसमें मैंने इसकी व्याख्या दे रखी है, आप इस व्याख्या को देख सकते हैं। ऐसा प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। किस पॉलीसेकेराइड को जंतु सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है? बहुत, अब देखो यहां से जो आपके जैव अणु है, यहां से ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसे आपका जंतु सेल्यूलोज कहते हैं, सीमेंट किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमें पता है कि जंतु सेल्यूलोज आपका एक ट्यूनिसीन है। ट्यूनिसीन को हम पढ़ते हैं ट्यूनिकेटा, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा के अंदर। यूरोकोर्डेटा आपका किसमें है? कोर्डेट का जब अपने वर्गीकरण देखते हैं, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा देखते हैं, तो यहाँ यूरोकोर्डेटा जिसमें हार्डमानिया आपने एग्जाम्पल देखा होगा। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा की जो सेल वाल है, एक तरह से उनका भारी जो आवरण है, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं उसको, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज के समान पदार्थ ट्यूनिसीन की बनी होती है, इसलिए वो जंतुओं के अंदर पाई जा रही है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? जंतु सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। जंतु सेल्यूलोज किसको कहेंगे? ट्यूनिसीन को कहेंगे। ट्यूनिकेटा, हेमिकोर्डेटा, तो वहां ये मिलता है आपको ट्यूनिसीन। इसका उत्तर नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आगे है, पॉलीसेकेराइड के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करो।
विचार करके इस गलत कूट का चयन करना था। अब जितने भी प्रकार के पॉलीसेकेराइड से प्रश्न बनने मैंने आपको एक साथ दे दिए, वहां से चाहे अगला एक पूछे, दो पूछे, कूट पूछे, कैसा भी पूछे, चारों कथन अपने आप में एक प्रश्न लिए हुए। कैसे? पेक्टिन को पादप सीमेंट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि पेक्टिन आपकी कहां पाई जाती है? पेक्टिन पाई जाती है सेल वॉल के अंदर, और सेल वॉल के अंदर जब हम पढ़ते हैं मध्य पटलिका, पादप कोशिकाओं के सेल वॉल उसका एक भाग होते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका बनी होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट की। कैल्शियम और उसमें भी ज्यादा कौन सा भाग पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट मिलकर जंतु पादप सेल वॉल के अंदर क्या बनाते हैं? आपका मैग्नीशियम पेक्टेट मिलकर पादप सीमेंट इसको कहा जाता है। अब देखो पेक्टिन का निर्माण किसमें होता है? पेक्टिन को पादप सीमेंट कहा जाता है। पेक्टिन हम पढ़ते कहाँ है? सेल्यूलोज सॉरी आपका जो सेल वॉल है पादपों की, वहां पढ़ते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है, और इसको कहा क्या जाता है? पादप सीमेंट कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से जंतु सीमेंट नहीं है, पादप सीमेंट है, जोड़ने का काम दोनों को करती है। अगला, हाइलुरोनिक अम्ल को जंतु सीमेंट कहा जाता है। हाइलुरोनिक अम्ल है उसको क्या कहा जाता है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसको क्या कहा जाता है? जंतु सीमेंट। ऊपर हमने पढ़ लिया पादप सीमेंट। आगे है ग्लाइकोजन को जंजू ना कह के क्या कहेंगे? जंतु स्टार्च। ग्लाइकोजन को क्या कहेंगे? जंतु स्टार्च कहा जाता है। पादपों का स्टार्च अलग है, जंतु स्टार्च है। ग्लाइकोजन क्या है? जंतु स्टार्च है। जंतु स्टार्च किसको कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। काइटिन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ है, ये बात बिल्कुल गलत है। काइटिन 2 नंबर पे है। काइटिन से पहले क्या है? सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है जो जंतु सॉरी पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ की हम बात करें तो वह कौन सा है? सेल्यूलोज है। काइटिन आपका पाया जाता है मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा के अंदर। ये बात मैं मानता हूं कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी बहुत ज्यादा है, बहुत संख्या में है, लेकिन ये नंबर 2 पे आएगा काइटिन। काइटिन का जो कंकाल है नंबर 2 पे आएगा। और नंबर 1 पर सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है पृथ्वी पर जो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। ऐसी व्याख्या हमने इसकी की। आगे इसका उत्तर आपका क्या होगा? 4 सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है पैराफिन वैक्स क्या होते हैं? एक प्रकार का सरल लिपिड का उदाहरण है। सरल या सिंपल लिपिड, सरल लिपिड का उदाहरण। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के एस्टर होते हैं। साधारण सा प्रश्न था। ये क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, अम्ल नहीं होते, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होते, क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। और ये है क्या? सरल लिपिड है। पॉलीसेकेराइड में प्रत्येक मोनोसेकेराइड इकाई, यहां थोड़ा सा डाउट था और बिल्कुल सही है। इस प्रश्न पर आपने शायद पूछा भी था, और इसका उत्तर क्या होना चाहिए हम देखते हैं। पॉलीसेकेराइड में प्रत्येक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं। किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं? मैंने इसका उत्तर माना था शायद क्या? फोस्फोडाइएस्टर या ग्लाइकोसाइडिक बंध माना था, जो बिल्कुल गलत है। सही उत्तर इसका होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। मोनोसेकेराइड जो इकाइयां हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। मतलब पॉलीसेकेराइड में, अब पॉलीसेकेराइड आपको पता है किन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? मोनोसेकेराइड इकाइयों से। अब जैसे आपने देखा होगा डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, तो उसमें हम पॉलीसेकेराइड की हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड जो इकाइयां हैं इसमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। और इसमें पाया जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन बंध। इसका करेक्शन आप कर लेना, नंबर 4 इसका सही होगा विदाउट डाउट। इसका उत्तर क्या होगा? 4 सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है माइक्रोट्यूब्यूल्स के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन आपको करना है। अगला है कि माइक्रोट्यूब्यूल के संबंध में, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? डेबर्टिस एंड फ्रेंची ने इसकी खोज की थी। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये पादपों में कोशिका झिल्ली के साथ पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाती है। अब इसकी खोज डेबर्टिस एंड फ्रेंची ने की थी, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, 101% सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली के साथ नहीं पाई जाती है, किसके साथ पाई जाती है? पादपों में कोशिका भित्ति के साथ पाई जाती है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ये कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु बनाती है, तर्कु तंतु बनाती है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक, बहुत अच्छा प्रश्न था। यहां आप इस प्रकार के जो सवाल है एग्जाम में कई बार पूछे गए, आपको इनको केवल इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। क्या है वो ट्रिक? डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक 10,000 जोड़े हों तो डीएनए की लंबाई क्या होगी? अब देखो
अब चक्कर ये है कि हम उस चीज को समझते नहीं। समझते कैसे नहीं है कि हम कंफ्यूज इसमें सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो दे रखा है 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक दे रखा है 0.34 एनएम। पहली बात तो ये है कि इन दोनों में कंफ्यूज आप बिल्कुल खत्म कर दो, दोनों एक ही चीज है। एंगस्ट्रॉम में आप इसको 3.4 बोल देंगे और एक 0.34 में क्या बोल देंगे, एनएम में बोल देंगे। अब हम इसको क्या मान के चलें, एनएम में पूछ रहा था, हम इस वाले को तो भूल ही जाएं, हम 0.34 ही मान के चलेंगे। अब ये कहता है कि जो डीएनए के हेलिक्स है, देखो अब यहां आपके क्या है, क्षार दिया, नाइट्रोजनिक क्षार। अब देखो, अब इसकी पूरी एक हेलिक्स की लंबाई हम बात करें, पूरी हेलिक्स अलग चीज है, एक हेलिक्स अलग है। ये देखो पूरी की लंबाई हम बात करें तो वो तो हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, 3.4 इंटू 10 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। लेकिन एक की बात करें तो आप इसको क्या लेके चलेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, 3.4 एंगस्ट्रॉम। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसके बीच की दूरी क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब किसकी, पूरी के नहीं, एक नाइट्रोजनिक क्षार से इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल दो, या आप बोल दो 0.34 एनएम। अब पूरे की बात करें तो ये पूरा जो हेलिक्स है ये आपका कितना होता है, इसके अंदर 10 होते हैं, 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और इसके अंदर फिर 10 और इसके अंदर फिर 10, पूरी हेलिक्स 10 एंगस्ट्रॉम में 10 की बनी होगी। अब हम एक की बात करें कि दोनों के बीच 10 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक पूरा ग्रुप होगा, उसकी जो चौड़ाई लंबाई की बात करें हम तो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल दो, या 0.34 क्या बोल दो, एनएम बोल दो। अब ये कह रहे हैं कि डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक के 10,000 जोड़े हैं। अब हमें पता है एक का कितना है, 0.34 है, किसमें, एनएम के अंदर। ये पूछता किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम में अंदर, तो हम 3.4 से गुणा करते, लेकिन अब ये पूछ रहा है किसमें, एनएम में, तो इसको गुणा करना था किससे, 10,000 से। तो इसका उत्तर कितना आ जाता, 3400 एनएम आ जाता। कि डीएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक 10,000 जोड़े हों तो डीएनए की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 3400 एनएम हो जाएगी। ये कहता 1000 होती तो एक और कम कर देते, 340 एमएम हो जाती, 100 होते तो कितनी हो जाती, 34 एनएम हो जाती। अब निकालने के लिए करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक की लंबाई पता होनी चाहिए, एक इस पूरी हेलिक्स के अंदर एक से दूसरे नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी हमें पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या आप बोलोगे 34 नैनोमीटर, तो 0.34 नैनोमीटर। तो यहां हम 0.34 मान के करेंगे, उत्तर इसका आ जाएगा 2 नंबर। यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड के क्षार, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं काफी रहती। अब पूरी दुनिया को पता है कि जब ऐसे प्रश्न हम करें तो आरएनए और डीएनए के अंदर विशेष अंतर होता है कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनिक क्षार किसमें पाई जाती है, डीएनए से आरएनए में पाई जाती है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। अब यहाँ इस प्रश्न को हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और हर बार हमारा प्रश्न ऐसा गलत होता है, क्यों होता है देखते हैं। यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड में 4 अनुक्रम CAT, इसकी कुछ भी दे, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, CAT, TAG, TAT, CAT और GAC हो तो पूरक मैसेंजर आरएनए में अनुक्रम क्या होगा। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको T के स्थान पर बदलाव नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहां दे रखा है प्रश्न, अब आपने, मैंने इसका उत्तर माना 3, क्यों माना, देखो अभी हम इसको निकालेंगे। अब ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको देखो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जी के स्थान पर, देखो ऊपर वाला, अब सी के स्थान पर क्या आ गया, जी कर दिया मैंने। ए के स्थान पर क्या आना था, ए के स्थान पर आता तो क्या है, थाइमिन, लेकिन थाइमिन के स्थान पर हम क्या करेंगे, यू करेंगे, तो मैंने ए के स्थान पर क्या कर दिया, यू कर दिया। टी के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी का वापस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे चलने, ए टी का वापस ए और ए का वापस यू। अब देखो ए के स्थान पर आना क्या चाहिए था, थाइमिन आना चाहिए, लेकिन थाइमिन के स्थान पर हम आरएनए में क्या लिखेंगे, यूरेसिल लिखेंगे, तो यू आ जाएगा। ए के स्थान पर क्या आ गया, यू। जी के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी आ जाएगा। सी के स्थान पर वापस जी, अब ए वापस आ गया। ए के स्थान पर थाइमिन न लगाकर, ए का वैसे हम क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए में हो तो ए का करते हैं टी, लेकिन यहाँ टी नहीं होगा, ए के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। टी के स्थान पर वापस ए। अब हम चलते हैं सी के स्थान पर जी, ए के स्थान पर देखो वापस, ए के स्थान पर टी नहीं करना, हमें ए के स्थान पर क्या करना है, यू करना है। टी के स्थान पर वापस ए, जी के स्थान पर सी, ए के स्थान पर वापस यू और सी के स्थान पर जी। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएनए में और टी के स्थान पर क्या आता है, थाइमिन के स्थान पर हमें यूरेसिल करना होता है। किस प्रकार से करना होता है आप इसको देखेंगे, ए के स्थान पर टी नहीं करना, ए के स्थान पर यू आना चाहिए था, इसलिए हमने यू लिख दिया, टी के स्थान पर क्या आ गया, यू आ गया।
तो ये प्रश्न आपका ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर। अगला प्रश्न, यदि डीएनए में थाइमिन की मात्रा 40% हो तो गुआनिन की मात्रा कितनी? बहुत आसान है। ऐसा प्रश्न आपने जो चारगाफ का नियम है उसका, चारगाफ का जो नियम है उसके अनुसार अपने इसको करते हैं, C बराबर G, A बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखो कैसे, हमें पता है, अब आपका दे क्या रखा है, देखो यदि डीएनए में थाइमिन की मात्रा दे रखी है, A का मान दे रखा है तो बराबर किसके होगा? T के होगा। A का मान कितना दे रखा है? डीएनए में थाइमिन की मात्रा दे रखी है 40, तो इसका मतलब A की मात्रा भी कितनी होगी? दोनों में कितनी होगी? 80 होगी। अब बचे कितने? 2। अब दोनों में क्या रखें? गुआनिन की मात्रा पूछ रहा है, गुआनिन की हम लिख देंगे कितनी? 20। तो आप दोनों में कितना कितना आ जाएगा? गुआनिन के साथ क्या होता है? C होता है, तो दोनों में आ जाए 10-10। तो ये इसका उत्तर होगा, गुआनिन भी 10 होंगे और C भी 10 होंगे, क्योंकि एक अपने निकालेंगे तो दूसरा भी उसके बराबर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। यदि डीएनए में थाइमिन की मात्रा 40% हो तो गुआनिन की मात्रा कितनी होगी? तो आप ऐसे निकालोगे 10%। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता है, लेकिन इस प्रश्नों में थोड़ी सी आपको लापरवाही यदि आप नहीं करते तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते। आरएनए के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। और आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण सब दुनिया को, पूरी दुनिया को पता है कि केंद्रिका के अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ट्रांसफर आरएनए का निर्माण किसमें होता है? केंद्रक में होता है। ट्रांसफर आरएनए की द्विविमीय संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। कौन सा लीफ? पत्ती के समान, जो मेथी की पत्ती होती है उसके समान इसकी आकृति होती है। क्लोवर लीफ मॉडल होते हैं, जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा आरएनए सभी आरएनए में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी हमें पता है। लगभग 80% मात्रा में तीनों आरएनए में से कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 1, 2, 3 और 4। चारों कथन यहां पर सही दिए गए हैं। यूरेडाइलिक एसिड, अब देखो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा प्रश्न न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का आता है हर बार। मैंने मेरी बुक के अंदर भी इसकी पूरी सारणी दे रखी है और ये वो सारणी दे आपके सामने। कैसे? जब हम एडेनिन, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों को पढ़ेंगे, किस किस के? आरएनए और डीएनए। पहले हम बात करें एडेनिन, नाइट्रोजनिक क्षारक। जब राइबोसोम शर्करा मतलब आरएनए की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एडिनोसिन बोलेंगे। एडिनोसिन जब किसके साथ क्रिया करेगा? फोस्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा? अब हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक अंतर होता है। आगे प्रश्न भी है, फोस्फेट जब तक नहीं जुड़ेगा, जब तक वो क्या रहेगा? न्यूक्लियोसाइड रहेगा। और फोस्फेट जुड़ते ही वो किस में बदल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में बदल जाएगा। तो ऐसा प्रश्न, एडिनिन के साथ राइबोज जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन, और ये अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अब इसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है? फोस्फेट जोड़ना चाहिए। क्या बन गया? एडिनाइलिक एसिड या एएमपी बन गया। अब हमने ऐसा प्रश्न पूछा है किसके संबंध में? हमने पूछा है यूरिडाइलिक, यूएमपी के संबंध में। अब हम यूरिडीन के ऊपर चलते हैं कि यूरेसिल जो है एक प्रकार की नाइट्रोजनिक क्षारक है, राइबोज शर्करा के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? यूरिडीन बनाती है। क्योंकि यह भी हमें पता है कि यूरेसिल का पाया जाना केवल और केवल किसका लक्षण है? आरएनए का लक्षण है। इसका मतलब यहाँ डीऑक्सीराइबोज शर्करा जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब इसका उत्तर होगा यूरिडीन प्लस फोस्फेट जुड़ेगा तो यूरिडाइलिक एसिड बनेगा। एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियोटाइड है और इसको बोलेंगे यूएमपी। इसका उत्तर होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, ना कि न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड करते तो अपने राइबो शर्करा से इसकी अभिक्रिया करवाते, एक तरह से इसको जोड़ते। यूरेसिल की जब राइबोज से जुड़ती है अभिक्रिया तो ये क्या बनता? यूरिडीन बनता। यूरिडीन क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। और यूरिडाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? एक प्रकार से ये क्या है? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं? डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें कोई किसी भी प्रकार की दोहराई नहीं है। अगला प्रश्न है, यह 7 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। बिल्कुल सही है। ये यूकैरियोट में 5 प्रकार की होते हैं, ये भी सही है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस प्रकार से कहते होता है 5 प्रकार का होता है।
इसे कोरनबर्ग एंजाइम कहते हैं। ये बात इसने गलत कह दी, क्योंकि ये आपका जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं कोरनबर्ग एंजाइम बोलते हैं। कोरनबर्ग एंजाइम बोलते हैं किसको? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं? कोरनबर्ग एंजाइम कहते हैं। तो इसका उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब 4 मतलब गलत होगा इस तरीके से कि कथन कौन सा गलत है, जिसका डी ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर वाले 3 क्या है? सही हैं। प्रश्न नंबर 134, ऐसा प्रश्न मैंने क्यों दिया? क्योंकि ये केवल एकमात्र ऐसी नाइट्रोजनिक क्षार है जिसका नामकरण किया हुआ है ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन के द्वारा, और वो आपकी किताब में दे रखा है। अब सारी नाइट्रोजनिक क्षारक अपने क्यों नहीं याद कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से कोई लाइन मेंशन नहीं, ये चीज अलग से दे रखी है कि 5 मेथिल यूरेसिल बोलेंगे, 4 मेथिल यूरेसिल बोलेंगे, जिसका सही उत्तर होगा 5 मेथिल यूरेसिल। जब इसकी कार्बनिक संरचना अपने लिखते हैं थाइमिन की, तो उसका नामकरण करते हैं, जिसका नामकरण आता है 5 मेथिल यूरेसिल। तो आप इसको रट लेना, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि 5 मेथिल यूरेसिल क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल क्या है? थाइमिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, तो क्या है आपका? एक प्रकार का थाइमिन है। 5 मेथिल यूरेसिल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेंट्रल डोगमा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कर सही चयन करना था। यहां कंफ्यूज फिर हुआ। कैसा हुआ? क्योंकि सेंट्रल डोगमा थ्योरी को हमें अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल डोगमा थ्योरी जब तक आपको ध्यान नहीं है, तो ना तो आप रेप्लिकेशन याद करेंगे, ना आप ट्रांसलेशन याद करेंगे, ना आप ट्रांसक्रिप्शन याद करेंगे, ना आप प्रोटीन संश्लेषण, कुछ भी ध्यान में हमें नहीं रहेगा। तो सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण, और आरएनए से किसका बनेगा? प्रोटीन का बनेगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। तो ये थी सेंट्रल डोगमा थ्योरी। लेकिन हम कुछ ज्यादा इसमें कर गए। कैसे करके देखते हैं। इसमें एक दिशीय सूचना का प्रवाह होता है, बिल्कुल बात सही है। केवल एक दिशा में सूचनाएं प्रभावित होती है, दोनों दिशाओं में नहीं होती है। सेंट्रल डोगमा का नाम किसने दिया? क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या कहा? सेंट्रल डोगमा नाम दिया या शब्द दिया। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेंट्रल डोगमा सिद्धांत आपका जैकब और मोनेड ने दिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा है सेंट्रल डोगमा में अनुलेखन, अनुवादन, प्रतिलिपिकरण शामिल है। ये बात बिल्कुल गलत है कि सेंट्रल डोगमा में अनुलेखन, अनुवादन और प्रतिलिपिकरण। अब ऐसा प्रश्न जब आए तो आपको यह देखना चाहिए था कि प्रतिलिपिकरण तो हम डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं, और रेप्लिकेशन कभी भी सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के अंदर। तो ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी का भाग नहीं है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी का भाग है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इसलिए मैंने इसका उत्तर ये गलत माना। आप भी समझें कि सेंट्रल डोगमा के अंदर अनुलेखन, अनुवादन दोनों आएंगे, लेकिन प्रतिलिपिकरण शामिल नहीं होगा। आसान सा प्रश्न था, लेकिन आप इसको नहीं कर पाए। इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। किसी भी प्रकार का डाउट आपको अब तक नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी, इस प्रकार का प्रश्न यहां से आता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये पूरी सेंट्रल डोगमा थ्योरी है। सेंट्रल डोगमा में रेप्लिकेशन में आपका जो एंजाइम भाग लेता है वो होता है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एक बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ एंजाइम के संबंध में भी कि डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किसमें भाग लेगा? डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा तो क्या होगा? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए रिवर्स की जब बात करें तो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ये 3 एंजाइम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। विभक्त जीन क्या है? अब ये क्या पंगा है? विभक्त जीन देखो अच्छी चीज है, यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, बीएससी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। स्प्लिट जीन किसके बने होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि स्प्लिट जीन है क्या। तो एक्सोन और इंट्रोन मिलकर किसको बनाते हैं? स्प्लिट जीन का निर्माण करते हैं। अब इसकी व्याख्या देखें तो ऐसे जीन जिनमें क्रियाशील भाग एक्सोन के साथ साथ निष्क्रिय भाग एंट्रोन भी उपस्थित होता है, इंट्रोन और एक्सोन को मिलाकर अपने क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन की खोज शार्प एंड रॉबर्ट्स ने की थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। स्प्लिट जीन से प्रश्न आ सकता है कि स्प्लिट जीन का भाग क्या है? स्प्लिट जीन का भाग है इंट्रोन, जो कि एक प्रकार का क्रियाशील भाग नहीं है, अक्रियाशील भाग है। और क्रियाशील भाग क्या? एक्सोन। एक्सोन और इंट्रोन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्प्लिट जीन का निर्माण करते हैं। इसकी खोज शार्प और रॉबर्ट्स ने की थी। अब इसका उत्तर क्या होगा आपका? 1 नंबर उत्तर सही होगा, एक्सोन और इंट्रोन। प्रति अनुलेखन जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भाग लेता है। अब हमें यह पता है कि जब हम सेंट्रल डोगमा के अनुसार देखते हैं
सेंट्रल डोग्मा, जैसे हमने ये रखा डीएनए, डीएनए से रखा आरएनए, आरएनए से हमने क्या रखा, डीएनए, आरएनए, आरएनए से हमने रखा प्रोटीन। जब हम डीएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, हालांकि सेंट्रल डोग्मा का भाग नहीं है, रेप्लिकेशन का भाग है लेकिन हमें एग्जाम याद रखना है कि डीएनए से डीएनए का जब निर्माण होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज भाग लेगा, पहला एंजाइम। डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा तो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज 2 नंबर एंजाइम। अब आरएन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए न बनकर आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज किसमें भाग लेता है, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है कि आरएनए पर तो निर्भर है और बना क्या रहा है, डीएनए बना रहा है, इसलिए कौन सा एंजाइम आ गया, डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम या कई बार मैं आपसे एग्जाम के अंदर पूछ चुका हूं, प्रश्न यहां से बनने की पूरी संभावना है। जब भी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस प्रकार के एग्जामिनर का जब भी यहां से प्रश्न बनाएगा तो ये आपको जरूर इस प्रकार का प्रश्न वहां देखने को मिलेगा कि तीनों आपको एक साथ याद रखें, तीनों में से एक आएगा। आप चाहे डीएनए से डीएनए बनाए, चाहे डीएनए से आरएनए बनाए, चाहे आरएनए से वापस डीएनए बनाए, डीएनए से डीएनए का निर्माण डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, एंजाइम भाग लेता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से जब वापस से डीएनए बनेगा तो आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो उस भाग को क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। आपके प्रोमेटर, रेगुलेटर, ये सारे उसके भाग हैं। टर्मिनेटर जहां खत्म होता है, रेगुलेटर इसको नियमित करते हैं, और प्रोमोटर, प्रोमोटर वह भाग है जहां से आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्थान पर जुड़ता है। अनुलेखन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना था। अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 10 से 15 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। ये तीनों चीजें सही थी कि अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 10 से 15 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और प्रोकैरियोट में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। चौथा था प्रोकैरियोट में प्रोमोटर साइट के 10 नाइट्रोजनिक क्षारक, पहले 6 नाइट्रोजनिक क्षारक का जो क्रम है वो टाटा एक निश्चित क्रम में होता है, जिसको टाटा बॉक्स नहीं कहते। ये यूकैरियोट में होगा तो उसको टाटा बॉक्स बोलेंगे या होगनेस बॉक्स बोलते हैं, होगनेस, या उसको क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। ये किसके लिए लागू है, ये आपका यूकैरियोट के लिए लागू है। लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट के संबंध में नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 10 होते हैं। वहां नाइट्रोजन क्षारक भी कितने होते हैं, टाटा बॉक्स में 20 होते हैं। यहाँ इसको बोलेंगे क्या, प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना था। इसका मतलब ये कथन आपका चौथा गलत है। इसका उत्तर आपका होगा 1 2 3, तो पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो आपने इसको ध्यान, बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है क्योंकि आपको तो एक ध्यान है कि टाटा बॉक्स बनता है, लेकिन यहाँ 2 प्रकार के बनते हैं कि टाटा बॉक्स भी होता है और आपका एक प्रिब्नो बॉक्स भी होता है। टाटा बॉक्स और होगनेस बॉक्स एक ही नाम है, जो यूकैरियोट के लिए लागू होता है, जिसमें शुरुआती जो 20 नाइट्रोजनिक क्षारक हैं वो जुड़कर क्या बनाते हैं, टाटा बॉक्स या होगनेस बॉक्स बनाते हैं। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर 6 नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़कर क्या बनाते हैं, आपका प्रिब्नो बॉक्स बनाते हैं। ये चौथा इसका गलत होगा, 1 2 3 इसका सही उत्तर है। हिटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर यहां से बनने की पूरी संभावनाएं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटेरोजीनस आरएनए, अब आरएनए है वो भी कौन सा, एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए बनता कहां है, ये हम सबको पता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बनता है। जब हमने स्प्लिट जीन के बारे में पढ़ा था तो उसके बाद स्प्लिट जीन के बाद की घटना क्या कहलाती है, एचएनआरएनए कहलाती है। कैसे होती है, अब देखो, स्प्लिट जीन के अनुलेखन के द्वारा एक ऐसा आरएनए बनता है जिनमें कोडिंग क्रम के साथ साथ डिकोडिंग या नॉन कोडिंग क्रम भी उपस्थित होता है, इसे एचएनआरएनए कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे कि स्प्लिट जीन के अनुलेखन के द्वारा जो स्प्लिट जीन है, जो इंट्रोन और एक्सोन की, उसका जब अनुलेखन होता है तो आरएनए बनता है। उस आरएनए को क्या कहते हैं कि उस आरएनए की एक विशेषता है कि उसमें कोडिंग क्रम के साथ साथ क्या है, डिकोडिंग या नॉन कोडिंग क्रम भी उपस्थित होता है, इसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। तो एचएनआरएनए का निर्माण किसके अंदर होता है, एचएनआरएनए का निर्माण होता है आपका किसमें, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर या अनुलेखन के अंदर। यह एक अस्थायी आरएनए होता है। और आरएनए स्प्लाइसिंग, अब आगे एक प्रोटीन भी होती है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन साइक होती है जिसे हम स्मॉल न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एसएनआरएनपी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला,
डीएनए की वह इकाई जो जीन विनिमय व पुनर्योजन में भाग लेती है। आसान सा प्रश्न था कि डीएनए का वह भाग, वह खंड, वह टुकड़ा जो किसमें भाग लेता है, जीन विनिमय में और पुनर्योजन। पुनर्योजन का मतलब रिकॉम्बिनेशन में। और आपका जीन विनिमय को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन। रिकॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है रिकॉन। म्यूटोन आपको पता है म्यूटेशन में भाग लेता है जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। सिस्ट्रॉन जीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इंट्रोन आप सब पढ़ चुके हैं किसका भाग है, अभी हमने पढ़ा इंट्रोन किसका भाग है, विभक्त जीन का इंट्रोन एक्सोन। तो ये चीज, इसका सही उत्तर क्या होना था, रिकॉन या रिकॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ शब्द है रिकॉन। प्रोटीन संश्लेषण का, अब देखो हमारे जेनेटिक कोड सिलेबस में नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पहले ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हुआ करता था जेनेटिक कोड के नाम से, अब इसे हटा दिया है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण हमारे सिलेबस में है, तो ऐसा प्रश्न यहां से बन सकता है कि प्रोटीन संश्लेषण का समापन कैसे होगा, हमें क्या पता चलेगा। तो समापन कोड जब उसके अंदर आ जाएंगे तो उसका समापन हो जाएगा। अब समापन कोड होते कौन से हैं, आक्रे, अंबर और ओपल, इनका साधारण नाम भी है, आक्रे, अंबर और ओपल। इनका ये कूट है, इनके नाम दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, आक्रे, अंबर और ओपल, ऐसा सब दिया हुआ है। और अब है कौन कौन से, UAA, UAG और UGA। तो इसका उत्तर आपका समापन कोड हो जाएगा। अब प्रारंभिक कोड AUG, ऐसा भी प्रश्न आता है कि प्रारंभिक कोड कौन सा है, लेकिन हमारे जेनेटिक कोड सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको, हमने नहीं दिया ऐसा प्रश्न। AUG जिसको प्रारंभिक करने वाला होता है, इसको प्रारंभिक कोड भी बोलते हैं। इसका उत्तर होगा UAA, UAG और UGA, 3 नंबर। एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न है, तो फोस्फेट के कारण, शर्करा के कारण, फोस्फेट व शर्करा के कारण, नाइट्रोजनिक क्षार के कारण। अब देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कॉमन क्या है, शर्करा कॉमन है, सब में पाई जाएगी, नाइट्रोजनिक क्षारक सब में पाया जाएगा, फोस्फेट व शर्करा नहीं, इसमें केवल फोस्फेट के कारण। क्योंकि फोस्फेट एकमात्र ऐसा है जो किसको, न्यूक्लियोसाइड को किसमें बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदलेगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न है, फोस्फेट के कारण भिन्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से बंध न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित है, सही कूट का चयन करें। अब न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित कूट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बंध है, एस्टर बंध है, ग्लाइकोसाइडिक बंध है, पेप्टाइड बंध है। ग्लाइकोसाइडिक बंध, पेप्टाइड बंध, एस्टर बंध और हाइड्रोजन बंध। तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे क्या, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन से बंध न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित हैं, सही कूट का आपको चयन करना था। तो अब यहाँ इसको देखें तो हाइड्रोजन बंध हम पता है किस में पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, एस्टर बंध भी पढ़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध भी पढ़ते हैं, तीनों बंध हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पेप्टाइड बंध कभी भी यहाँ नहीं पढ़ते। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, पेप्टाइड बंध इसका उत्तर नहीं होगा। प्रतिलिपिकरण के संबंध में सही कथन का चयन करना था। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है, बिल्कुल बात सही है। 3 डेज से 5 डेज वाले टेम्पलेट पर इसके असंतत खंड बनते हैं जिनको हम ओकाजाकी खंड कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। डीएनए प्रतिलिपिकरण की अर्ध संरक्षी विधि में रेडियो समस्थानिक 1s3 व N15 का उपयोग किया जाता है, बात बिल्कुल सही है। डीएनए प्रतिलिपिकरण में आरएनए प्राइमर का निर्माण 5 डेज से 3 डेज की होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कूट में दिया हुआ है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बार बार करना है। अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा बायो के अंदर। चारगाफ का नियम सबको पता है कि चारगाफ का नियम किस पर, डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जु डीएनए पर लागू होता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण एप्लीकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण या इसको बोले रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हैं, डीएनए प्रतिलिपिकरण कहते हैं। रेप्लिकेशन की अर्ध संरचना को स्थापित किया था, अर्ध स्थापित किसने किया था, मिल्सन और स्टोल ने सिद्ध किया था इस प्रायोगिक विधि द्वारा, कि विल्सन और स्टील वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षण विधि को स्थापित किया था। डीएनए प्रतिलिपिकरण के ओकाजाकी खंड आपस में हेलिकेज द्वारा नहीं जुड़ी होती है, बात मैंने गलत की थी, संशोधन कर दिया था। इसका सही उत्तर होता है डीएनए लाइगेज, इनको जोड़ने का काम किसका होता है, लाइगेज नामक विज्ञान, लाइगेज नामक आपका जो एंजाइम है उसका होता है। डीएनए सूत्र निम्न में से किसके कारण प्रतिसमांतर होते हैं, डीएनए के जो सूत्र हैं प्रतिसमांतर होने का जो इनका कारण है वो होता है फोस्फोडाइएस्टर बंध। प्रतिसमांतर बोल दो, पूरक बोल दो, एक दूसरे किसके कारण बने रहते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण नहीं, फोस्फोडाइएस्टर बंध के कारण एक दूसरे से प्रतिसमानांतर होते हैं।
आणविक भार का क्रम देखना था कि सबसे ज्यादा किसका है, डीएनए का होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद मैसेंजर आरएनए का, फिर आपका ट्रांसफर आरएनए का, और फिर आपका किसका होता है लास्ट में राइबोसोमल आरएनए का। तो इसका जो उत्तर होगा, उत्तर इसका 3 सही है, सबसे कम ट्रांसफर आरएनए का, फिर मैसेंजर आरएनए का, फिर ज्यादा डीएनए। ये थे आपके बायो के 150 क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व किया, और बहुत अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है। जब तक अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों केंद्र पर संचालित है, और आपको टेस्ट सीरीज पूरा होने तक हम सिलेबस का जो रिवीजन इसी प्रकार से लगभग 3 से 4 बार करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव कोर्स के रूप में है, पूरी आपको इसमें संबंधित चर्चा जो है पूरे सिलेबस पर की जाएगी। तो आप अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़कर साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन एग्जाम हेल्प सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड करें, और वहाँ आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिसके अंदर केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कल हम जयपुर उपस्थित थे। जयपुर के अंदर आपका जो प्यार, हमारे पूरे विद्यार्थियों का प्यार जो मैंने देखा वो वास्तव में काबिल तारीफ था। आपका स्नेह बहुत मुझे अच्छा भी लगा, और ऐसी सेमिनार हम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। इससे काफ़ी विद्यार्थियों का फायदा भी हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि हम एक तो खुद पढ़ते हैं, एक जो मोटिवेट के रूप में ऐसा अभ्यर्थी जो पहले से चयनित है और टॉप जिसने ग्रेड 2 के अंदर किया है वो विद्यार्थी हमें मोटिवेट करे, तो उससे बहुत सी चीज़ें हमें फ़ायदा मिलता है। तो आगे भी हम इस प्रकार के मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करते रहेंगे। तो आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।